नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं द रेड माइक। बस अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं जब चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जिन 5 राज्यों में चुनाव करवाए गए हैं अप्रैल और मई के महीने में, जिनमें शामिल हैं केरला, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 23 और 29 अप्रैल को। और ये वो चुनाव है जिस पर पूरे देश की नजर सबसे ज्यादा बनी हुई होगी, क्योंकि यहां पर सबसे जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एक तरीके से जो चुनौती है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। ये मोदी बनाम ममता की लड़ाई है पश्चिम बंगाल में, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें ड्रामा पर ड्रामा देखने को मिल रहा है। तो सोमवार को जब चुनावों की मतगणना जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और फिर ईवीएम के वोट्स की गिनती होगी। हालांकि वो विशेष कवरेज आप द रेड माइक पर भी देख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा सीट है जिसका नतीजा सोमवार को नहीं आएगा, और ये सीट फाल्टा की सीट है। इसमें बहुत घमासान मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहां पर अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि फ्रेश वोटिंग की जाएगी, ताजा मतदान यहां पर किया जाएगा, और वो भी कुछ दिनों बाद, यानी कि 21 मई को। तो यहां के जितने भी 285 पोलिंग स्टेशन हैं, सबके सब पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से मतदान होंगे। अब फाल्टा असेंबली सीट की ये लड़ाई आखिर इतनी दिलचस्प और इतनी भीषण क्यों है, उसके बारे में आपको बताती हूं। लेकिन पहले आपको यह भी याद दिला दूं कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि शनिवार को एक रीपोलिंग की गई थी, जो कि पश्चिम मागरा हाट और डायमंड हार्बर के 15 पोलिंग बूथ्स पर किए गए थे। तो वहां पर भी जो है वोटिंग परसेंटेज लगभग 90% जैसा ही आया। 2 चरणों के अगर हम चुनावी जो हम वोटर टर्नआउट्स को देखें तो 92% से ज्यादा ही है वोटर टर्नआउट, जो पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों के इतिहास में काफी हाई वोटर टर्नआउट है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि इतने लाखों नाम जो एसआईआर की वजह से डिलीट हुए हैं चुनावी सूची से, तो इसीलिए जो इलेक्टोरल रोल्स है वो भी श्रिंक कर गया है। तो उसके प्रोपोर्शन में भी आपको देखना होगा जहां तक इस मतदान का सवाल है। और दूसरा है कि इस मतदान हाई वोटर टर्नआउट का सेंटीमेंट क्या था, क्या ये गुस्से में है, एंटी एसआईआर वोटिंग हुई है, लोगों ने खौफ में वोट डाला है ये सोचकर कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो कहीं सवाल हमारे नागरिकता पर ना आ जाए, आगे चलकर जो है फिर से मैपिंग ना की जाए 2026 के चुनावों से, जब फ्यूचर में कोई एसआईआर हो, जैसे इस दफा किया गया 2002 के चुनावों के साथ में। अब ये फाल्टा सीट को लेकर आखिर ये जो ढिशुम ढिशुम वाली स्थिति बनी हुई है वो क्यों देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि ये सीट तब हाईलाइट हुआ जब उत्तर प्रदेश के जो सिंघम स्टाइल के आईपीएस माने जाते हैं, अजय पाल शर्मा, 2011 बैच के, और उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है। वो इस वक्त प्रयागराज के जॉइंट कमिश्नर हैं। इनको चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया पश्चिम बंगाल में, देखने के लिए कि कानून व्यवस्था सही है कि नहीं। वैसे तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास भी रहा है, काफी ज्यादा यहां पर हिंसा देखने को मिलती है, लोगों की जाने जाती हैं। अब अजय पाल शर्मा जब यहां पर पहुंचे तो इन्होंने निशाना साधा फाल्टा से जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है जहांगीर खान पर। और 27 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बारे में सौरभ शुक्ला ने इसके पहले रेड माइक पर आपको जानकारी दी थी विस्तार से, जहां वो कैसे जो है पूरी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में, सिंघम स्टाइल में, जहांगीर खान के घर के सामने खड़े होकर ये कहते हुए, और वीडियो वायरल भी करवाई उन्होंने रील बनवाकर, कि देखो तुम्हारे परिवार वाले यही हैं और मैं तुमको बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूं कि यहां पर लोगों को वोटिंग करने से रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना, बहुत स्टर्न चेतावनी दे रहा हूं। क्योंकि आरोप लगाए जा रहे थे कि जहांगीर खान जो है वहां के लोगों को फ्रीली चुनाव में शिरकत करने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल जहांगीर खान को लेकर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है नहीं, कोई फॉर्मल एफआईआर है नहीं, जिसकी कोई डिस्क्लोजर भी नहीं हुई है जहां तक उनके ईसी एफिडेविट का सवाल है, और ये सब एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है। बीजेपी कहती है कि उनका अपना एक माफिया चलता है, लैंड ग्रैबिंग चलता है, और वो वहां पर जो है चुनावों को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां पर ये सिंघम पहुंचे, और चुनाव वाले दिन में भी 29 अप्रैल को हमने देखा कि किस तरीके से जो दूसरा और अंतिम चरण के चुनाव हुए एकदम एक्शन में बने हुए थे लगातार अजय पाल शर्मा।
तो जब इतने एक्शन में बने हुए थे, जब इतने धुरंधर तरीके से नजर बनाए हुए थे कानून व्यवस्था पर, तो स्थिति ऐसे कैसे बिगड़ी कि सारे के सारे जितने 285 पोलिंग स्टेशन है सब पर अब रीपोलिंग की जरूरत पड़ गई है 21 तारीख को। बहरहाल चुनाव होने के बाद में चुनाव आयोग ने हालांकि ये कहा था कि उनके पास कम से कम 77 शिकायतें आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को टैंपर करने की कोशिशें की गई हैं। कुछ कुछ पोलिंग बूथ पर खबरें आई कि खास राजनीतिक दलों के जो निशान हैं ईवीएम पर, उन पर टेप लगा दिया गया, सेलो टेप लगा दिया गया ताकि जनता जाकर उस बटन को दबा ना सके। तो इसीलिए हमने देखा कि शनिवार को जो है 15 पोलिंग बूथ जो डायमंड हार्बर और पश्चिम मागराहाट और वहां पर जो है रीपोलिंग करवाई गई, उसमें 11 बूथ जो हैं वो मागराहाट पश्चिम के थे और 4 बूथ डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे जो साउथ 24 परगनास में आते हैं। लेकिन अब जो ये दोबारा से रीपोलिंग होनी है फाल्टा में, एक तो बंगाल प्रेस्टीज की लड़ाई ममता और मोदी के बीच में, और उसके बीच में अब ये प्रेस्टीज सीट बन गया है फाल्टा। यहां इसको लेकर अभिषेक बैनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने एक ट्वीट डाला है, उनका एक छोटा सा कमेंट आया है। ट्वीट में तमाम बातें की गई हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लिखा गया कि स्पेयर नो एक्सपेंस, ब्रिंग एवरीथिंग यू गॉट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इफ यू हैव द स्पाइन फॉर इट कम योरसेल्व्स। तो एक चुनौती दी है कि आपको जितना खर्च करना है कर लीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, आपको जितने अपने वीआईपी नेताओं को लेकर आना है आ जाइए। आप 50,000 सेंट्रल फोर्सेस जो है केंद्रीय बलों को आप तैनात कर दीजिए। सारे पोलिंग बूथ में आप आर्मर्ड व्हीकल्स लगा दीजिए, क्योंकि इन चुनावों में हमने देखा था कि सीआरपीएफ ने कैसे जो है टैंकर्स उतारे हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी भी वहां पर मौजूद हैं। ये साफ कर दिया गया था सीआरपीएफ की तरफ से कि चुनाव खत्म होने के बाद भी जो है हम अभी यहां से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के आसार हैं कि नतीजों के बाद में शायद यहां दंगे फसाद हो सकते हैं, बहुत बवाल और हिंसा देखने को मिल सकती है। तो अभिषेक बैनर्जी ने अपने इस कमेंट में चुनौती दी है और कहा है कि नरेंद्र मोदी यहां पर डायमंड हार्बर में आते रहे हैं और यहां से बहुत उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। 2019 में हो लोकसभा चुनावों में या 2021 हो विधानसभा चुनावों में, जब वो ये तक कहकर चले गए थे कि हमारी सरकार बनेगी और हम अभिषेक बैनर्जी को जेल में डाल देंगे। लेकिन डायमंड हार्बर की जो जनता है वो बड़ी तेज है, उन्होंने यहाँ पर यही अश्योर किया है इन सालों में कि यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस का झंडा है वही लहराता है, बीजेपी को चांस नहीं मिलता। अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा आइए पहले आपको सुनाते हैं। उन्होंने बांग्ला भाषा में ये बातें की। আর ডায়মন্ড হারবার বিজেপিকে কিভাবে লেজে গোবরে করতে হয় জানে। 2019 2021 নরেন্দ্র মোদী অনেক সভা করে গেছিল। 2019 সালে থ্রেট দিয়ে গেছিল, বলেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ঢোকাবো, বলেছিল আমতলায় পার্টি অফিস আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধ করে দেবো, লক এন্ড কি করে দেবো। আমাদের পার্টি অফিসের উপর জোড়া ফুলের ঝান্ডা পথ করে উঠছে, বিজেপির ঝান্ডা ধরার লোক নেই। तो भाई अब जहां तक बयानों का सिलसिला है इसमें तो कोई किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालविया, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बहुत गड़बड़ियां हुई हैं फाल्टा सीट पर, वहां रीपोलिंग की जरूरत है और वो खुद को जीत का श्रेय दे रहे हैं कि ये हमारे हक की बात है, मतलब हमारी जीत हुई है क्योंकि यहाँ पर जो है दोबारा से मतदान होगा तमाम 285 पोलिंग बूथ पर। लेकिन एक सवाल तो जरूर बनता है कि इतने केंद्रीय बल उतारकर, इतने सिंघम आईपीएस को उतारकर आखिर क्यों उस वक्त निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सके कि एक बार फिर से रीपोलिंग करनी पड़ रही है जिसका नतीजा सोमवार को नहीं आएगा। लेकिन इधर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, वो जलपाईगुड़ी में हो या दिलीप घोष जैसे नेता हो जो उनके पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये तमाम लोग दावा कर रहे हैं। और तो और जो फाल्टा के जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं देबांशु पांडा, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि ये सीट पर जब रीपोलिंग होगी तो हम बहुत भारी मतों से, 1 लाख मतों से ज्यादा से जो है हम इस सीट को जीतेंगे और तृणमूल कांग्रेस हारने वाली है इन चुनावों में, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। थोड़े हम बीजेपी के इन बयानों को भी सुन लेते हैं कि दिलीप घोष, देबांशु पांडा, इन लोगों ने क्या बातें कही। सुन लीजिए, कल से डायलॉग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने डायमंड हार्बर मॉडल करके लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार को हरण कर लिया था, वहां चुनाव कमीशन घुस करके आज चुनाव करा रहा है, सबको वोटाधिकार को निश्चित कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अंतिम लड़ाई फलता से ही होगा, समापन होगा, पार्टी ढूंढ के नहीं मिलेगा। देखो कल दादा इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कल आएगा और क्या लग रहा है आपको? निश्चित हो गया, लोगों ने समझा दिया, लाइन में खड़ा होकर के परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है
सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। खैर देखिए, जहां तक इस पश्चिम बंगाल चुनावों का सवाल है, आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 दिनों से वहां, जब से खैर 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव हुए थे, 4 मई को वोट काउंटिंग हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई इतने दिन के इंतजार की क्या जरूरत थी? आप तुरंत मतगणना जो है आप शुरू कर लेते। दूसरे राज्यों के चुनाव तो पहले ही हो चुके थे, तमिलनाडु के चुनाव भी 23 अप्रैल को खत्म हो गए थे, तो क्यों जरूरत थी इस ब्रेक की? आप तुरंत जो है आखिरकार क्यों नहीं मतगणना शुरू कर सकते थे? और लगातार कोलकाता से हंगामेदार तस्वीरें आ रही हैं। अभी हमने गुरुवार को देखा कि कैसे ममता बनर्जी जो है, भवानीपुर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम्स को स्टोर किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो 4 घंटे तक निगरानी करती रही। देर रात 1:30 बजे वहां से वो निकली थी और जिसके बाद ना केवल भवानीपुर के उस स्ट्रांग रूम में, बल्कि उसके पहले नेताजी इंडोर के एक स्ट्रांग रूम में भी पूरा हंगामा हुआ जब तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नजर आ रहा है कि जो लोगों को वहां स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं और छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उसके बारे में आपको मैंने इसके पहले एक ब्लॉग में जानकारी दी थी और उसके बाद पूरा जो है हंगामा देखने को मिला, केंद्रीय बल और मुस्तैद कर दिए गए, तैनात कर दिए गए। अब आज भी सुबह से हंगामा चल रहा है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक बार फिर से भवानीपुर भी एक और प्रेस्टीज सीट है कोलकाता का, क्योंकि यहां ममता बनर्जी की सीधी चुनौती है शुभेंदु अधिकारी से, जो इस वक्त बीजेपी के स्टेट के मुखिया हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम से 2021 में बहुत कम वोटों से हराया था, 2000 से कम वोटों से, जिसमें कहा गया था कि यहां धांधली हुई है क्योंकि अंतिम क्षणों में लोड शेडिंग करवा दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात है कि तृणमूल कांग्रेस ने जिस पवित्र कार पर, जो कि उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के लॉयलिस्ट थे, पहले तृणमूल कांग्रेस में थे फिर बीजेपी चले गए, जिस पवित्र कार पर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था, वही पवित्र कार आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी एक बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी, देखने वाली बात होगी कि शुभेंदु अधिकारी अगर जीतते भी हैं तो कितने मार्जिन से जीतते हैं, पवित्र कार क्या रेस में है या नहीं है, वो भी स्ट्रॉन्गमैन रहे हैं उस एरिया से। बहरहाल तो इस वक्त भवानीपुर में चूंकि जो है अब ये साख की लड़ाई है, भवानीपुर में भी आज ये खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2 गाड़ियां, सफेद गाड़ियां जिस पर कि बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, वो उस परिसर में घुसे हैं जहां पर ईवीएम्स रखे हुए हैं। उसको लेकर भी जो है काफी बवाल हुआ और फिर चुनाव आयोग की तरफ से फिर से जो है बयान दिए जा रहे हैं। जो सीईओ हैं मनोज अग्रवाल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई भी धांधली नहीं होगी, अगर कोई चुनावी अधिकारी कुछ गलत करते हुए नजर आता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार जो है बयानों के साथ साथ फिजिकल एक्शन देखने को मिल रहा है ऑन ग्राउंड, बीजेपी और तृणमूल दोनों के ही समर्थक पार्टी कार्डर्स की तरफ से। कल ममता बनर्जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को इनफैक्ट एड्रेस किया था, संबोधित किया था, जिसमें अपने तमाम काउंटिंग एजेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत की थी और सबको कहा था कि आप पूरी तरीके से जो है काउंटिंग प्रोसेस को समझ जाइए, आप मुस्तैद रहिए, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी भूमिकाएं हैं। तो काफी घमासान देखने को मिल रहा है। बहुत जगहों से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस में कुछ डिलीशंस नजर आ रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं हो पा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसमें कहा गया है कि कंटिन्यूअस जो है अनइंटरप्टेड 24 घंटे सीसीटीवी सर्वेलेंस हो, वो फुटेज रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी डिलीट ना हो और जो तमाम राजनीतिक दलों के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो उसको एक्सेस कर सकें। लेकिन बहुत जगह से अभी भी जो है ये बयान जरूर आ रहे हैं कि कहीं सीसीटीवी मैल फंक्शन कर रहा है, कहीं कुछ फुटेज में कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत आ रही है। तो माहौल बनाने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इतना हाई प्रोफाइल चुनाव रहा ये पश्चिम बंगाल में, बीजेपी के कम से कम 16 हाई प्रोफाइल स्टार कैंपेनर्स उतर गए थे यहाँ कैंपेन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही, इतना लंबा वक्त गुजारा, अमित शाह तो बोरिया बिस्तर लेकर कोलकाता में बैठ गए, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा, मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, मछली को लेकर कैंपेन में इतनी सारी बातें की गई, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बना रहा। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एसआईआर डिलीशंस को लेकर लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया गया कि कैसे जानबूझकर अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, उनके नामों को डिलीट किया जा रहा है। बहुत सारे सीटों से हिंदुओं के वोट काट दिए गए हैं जो शायद ममता बनर्जी की पार्टी के साथ अलाइन थे। तो कुल मिलाकर बहुत ही हाई वॉलेटाइल ड्रामा देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल से और इन चुनावों पर सबकी नजर बनी हुई होगी। हम भी आपको पल पल की जानकारी देंगे,
एक खास पैनल के साथ में बहुत गेस्ट्स होंगे। रेड माइक का जो अपना परिवार है वो तो जुड़ा ही हुआ होगा, तो आप भी जुड़िएगा हमारे साथ सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्पेशल देखने के लिए। अभी के लिए इस ब्लॉग में कुछ बस यही जानकारियां देनी थी। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।